नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल और मैं हूं गुरमीत सिंह सनू। दर्शकों, आपको बता दें कि दो चुनाव होने जा रहे हैं। एक उपचुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं और दूसरा राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। अब बात यह है कि बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, जबकि उनको पता है कि एक ही सीट जो है वो जीत पाएंगे। फिर भी उन्होंने 3 सीटों के ऊपर कैंडिडेट खड़े हैं। इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स MLC शेख बशीर हैं और पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन हैं और तेज तरार अपनी पार्टी का पक्ष जो है को भी रखते हैं। इनसे बातचीत करें। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से राज्यसभा की सीटों के ऊपर चुनाव होने जा रहा है, 24 को जो है काउंटिंग होगी, मतलब वोट डालेंगे, उसी दिन जो है रिजल्ट आ जाएगा। जो NC सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट कितनी सीटों पर वो अपना जो है कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 3 जगह पे जो अपने 3 कैंडिडेट उतारे। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, पहली चीज़ ये है कि राज्यसभा के चुनाव जो है बहुत देर के बाद हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा के चुनाव जो हैं वो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। जम्मू कश्मीर का ये बहुत बड़ा नुकसान किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि इन इलेक्शंस को डिले किया। इसमें कोई चीज़ करनी नहीं थी। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने इसको क्यों डिले किया। ये तो असेंबली चुनाव के फ़ौरन बाद भी कराए जा सकते थे। इसके लिए कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं था, सब कुछ था। मगर अब मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अब जब ये अनाउंसमेंट हुई तो अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है और जो चौथी सीट है उसके ऊपर कांग्रेस के साथ बातचीत हो रही है जी। जहाँ तक आपने कहा कि बीजेपी ने भी 3 सीटों के ऊपर उम्मीदवार खड़े किए हैं, और आपने ठीक कहा कि सारी दुनिया जानती है कि जो वोटिंग क्रम है, वोटों का जो MLAs का हिस्सेदारी है असेंबली में, जी जी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 हैं, कांग्रेस के पास 6 हैं, 3 इसके पास हैं PDP के पास, और इसी तरह सजाद लोन साहब हैं, एक आदमी, तारगामी साहब हैं, या इंजीनियर रशीद का भाई है। तो ये सारी दुनिया को मालूम है कि ये असेंबली के अंदर मौजूद सिचुएशन है। 90 सीटों में से 2 खाली हैं। अब बीजेपी ने क्यों खड़े किए, जब पता है उनको कि सीट एक ही जीतनी है, तो 2 आदमी क्यों खड़े किए? तो बीजेपी मशहूर है कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए। बिल्कुल। बीजेपी मशहूर है खरीदो फरोख्त के लिए। जी जी, क्योंकि बीजेपी का रिकॉर्ड पहले भी आपको याद होगा कि एक दफ़ा यहाँ चुनाव हुए थे तो इनके 6 MLA जो हैं वो बाहर हो गए थे, फिर उनको एक्सपेल कर दिया गया था। उन्होंने पैसे खाए थे। जी। बीजेपी कुछ ट्रेडिशंस को कायम रखना चाहती है। जी। बीजेपी लोगों को कंफ्यूज करना चाहती है कि हम खरीद करके भी, क्योंकि और कोई तो सूरत है नहीं। जी। तो मैं समझता हूँ कि लोग समझते हैं, और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि 3 सीटें हम जो लड़ रहे हैं, हम 3 सीटें जीतेंगे। चौथी सीट के ऊपर मुकाबला करेंगे मिल के कांग्रेस के साथ। जी। और रिज़ल्ट 24 को वोटिंग होगी, 24 को ही शाम को रिज़ल्ट आएगा, आपको पता लग जाएगा। बशीर साहब, बीजेपी तो कहती है हम, मतलब कि 2 सीटें तो हमारी पक्की हैं, मतलब कि 1 सीट आती, 2 सीटें तो हम जीतेंगे 4 में से। तो आपको लगता है कि PDP को जो है, उसके भी पिछले दिनों जो है जो बातचीत जिस तरह से संकेत मिल रहे थे कि PDP ना तो PDP को नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेगी, ना कांग्रेस को करेगी, तो ये जो PDP के 3 वोट है वो किधर जाएंगे? क्या वो बीजेपी को देंगे? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि चाहे PDP हो, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली के चुनाव मिल के लड़े थे। जी जी। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के पास 6 हैं और हमारे पास 41 हैं। जी। उन 6 को तो हम अपने साथ रख सकते हैं। जहां तक PDP का तल्लक है, PDP खुद मुख्तियार पार्टी है। जी। वो किसको वोट करेगी मैं उसकी वकालत नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर वो बीजेपी को वोट करेंगे तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज़ तो मैं समझता हूँ कि
जब सियासत में कोई चलता है तो जब इलेक्शन लड़ते हैं तो वो जो एजेंडा होता है वो सारी दुनिया को मालूम है उनका एजेंडा क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी मालूम है कि हमने किस चीज़ पे इलेक्शन लड़ा। जो हम जिस चीज़ पे हमने इलेक्शन लड़ा वही पीडीपी भी कहती है। अब स्टेट फूड के लिए जब हम बात करते हैं तो पीडीपी हमसे ज़्यादा शोर कर रही है कि नहीं जी, हालांकि ये भी हकीकत है कि स्टेट फूड को ख़त्म करने में ज़्यादा रोल उन्होंने ही किया। अब जहाँ तक आम लोगों का या वोटर को हम जब देखते हैं तो वो भी समझते हैं कि कौन क्या करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वोटिंग पैटर्न है असेंबली में उसमें 3 सीटें हम आराम से ले सकते हैं बिल्कुल, और 1 सीट हमसे जो जाएगी वो हमने लड़ी नहीं। जब सीधा मेरा एक सवाल भी जो है, अक्सर देखा जाता है कि पैसे के लालच में कई बार क्या होता है क्रॉस वोटिंग हो जाती है। पार्टी जितना मर्जी दावा करे, जितने भी मेंबर्स हैं जिनको पैसे मिलेंगे, आजकल तो ये ट्रेंड है कि सारी ज़िंदगी नहीं कमा सकता, अगर वो क्रॉस वोटिंग करता है तो उसमें फिर उस हालत में क्या कहेंगे? पहली चीज़ ये है कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस अगर मैं आपको बताऊं तो शायद वो कम इसलिए हो गए हैं कि व्हिप जारी होगा पार्टी की तरफ से कि किस क्या वोट करना है, एक। दूसरा ये होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि अब पैटर्न ये हो गया है कि अगर आपने चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ते वक्त असेंबली के अंदर ऑब्जर्वर बैठते हैं। जी जी। हर एक पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठता है। जब वो टिक करेगा वो अपने पार्टी के उस ऑब्जर्वर को कैंडिडेट उसको बताएगा जो उनका वहाँ नुमाइंदा होगा कि भाई मैंने किसको वोट डाला है। जी बिल्कुल। ये मैं खुद इस मामले में रहा हूँ। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में से लड़ रहे थे, हमने उनको सपोर्ट किया था, तो उस असेंबली में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिप्रेजेंटेटिव बैठा था और कांग्रेस की तरफ से भूपिंदर सिंह सलाथिया साहब जो एडवोकेट थे, फार्मर जनरल, उन्होंने बात की थी। तो हम ये जो चीज़ है ये इसकी गुंजाइश नहीं रहती। फिर उसके बाद भी मैं ये कहूँगा इंडिपेंडेंट्स को नहीं बताना होता है किसी को। इंडिपेंडेंट्स जो हैं 6-7 वो किसी को नहीं बताएंगे कि उन्होंने किसको वोट किया, लेकिन बाकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, वहाँ जो इनका नुमाइंदा होगा उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये किसको हम वोट करें। जिससे इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट जो है वो किसी के मतलब कि जिसके वो चाहे वो जिसको चाहेंगे। तो आपको लगता है कि आपके पास भी कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उनमें कोई गुंजाइश है बीजेपी की कि वो बीजेपी को कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? पहली चीज़ ये है कि जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं वो तो कुछ लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट के ही हकदार थे उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा तो वो जीत गए। दूसरे जो आइडियोलॉजिकली, जिस तरह मरजौरी के जज साहब हैं, आइडियोलॉजिकली उसको भी एनसी का ही उसने इस्तीफ़ा दिया था, तो वो भी हमारे साथ ही है। अब मैं ये बात उन पे छोड़ता हूँ कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि एमएलए हैं वो, उनको मैं यहाँ से कोई मशवरा नहीं दे सकता। अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि ये इलेक्शन रोज़ रोज़ नहीं होते हैं, ये इलेक्शन ही दर्शाते हैं कि कौन कहाँ है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो अपने उसका इस्तेमाल करेंगे, वो फैसला सही करेंगे। जो मेराज मलिक का एक वोटर रहता है, वो मेराज मलिक पैसे के तहत बंद कर दिया गया है, वो बीजेपी वालों ने ही किया। अब वो वहाँ से आके अभी मुझे मालूम नहीं कोर्ट उसको इजाज़त देती है नहीं देती है। कोर्ट के ज़रिए हो सकता है, जिस तरह इंजीनियर रशीद को इजाज़त दी थी, उस वक्त देखेंगे क्या होता है। तो जिस तरह से कांग्रेस जो है दावा कर रही है कि एक सीट जो है, ये र्यूमर भी चल रही है कि वो एक सीट जो है किसी को देंगे, तो क्या कांग्रेस की क्या पोजीशन है? कांग्रेस तभी देगी क्योंकि कांग्रेस बजाते खुद तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस अगर देगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मशवरा करके देगी, क्योंकि उनके पास तो 6 ही हैं, तो जाहिर है 6 से तो नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमने कांग्रेस के साथ मिल के चुनाव लड़ा है, तो इतना तो हम कह सकते हैं कि इस मामले में हम इकट्ठे हैं। जी। दूसरी बात करेंगे, विधानसभा चुनावों की बात करें, नगरोटा की सीट है, बड़गाम की सीट है, वहाँ पे भी 2 सीटें हैं। जी। नगरोटा की सीट पर बात करें तो एनसी क्या अपना कैंडिडेट खड़ा करने जा रही है? बिल्कुल हम तैयार हैं। आने वाले 1 आध दिन में उसका फैसला हो जाएगा। बाकी पार्टियां भी क्योंकि बातचीत कर रही हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं हमको दे दो, बीएसपी वाले भी कह रहे हैं कि हमको दे दो, हम इकट्ठे मिलके, मगर ये फैसला पार्टी लीडरशिप ने करना है। जहाँ तक लीडरशिप का ताल्लुक है वो इस मामले में आने वाले 1-2 दिन में फैसला करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट के ऊपर भी चुनाव, क्योंकि यहाँ हम नंबर 2 पे थे, 2014 में हमने जीती थी
और 2024 के इलेक्शन में हम नंबर 2 पे हैं। तो अगर हम कहें कि हम इसको छोड़ें तो कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा वोट है। बाकी का वोट तो 2-2, 3-3 हज़ार है, 4-4 हज़ार है। हमारा वोट तो 18-19 हज़ार वोट है। एक मतलब हमदर्दी का वोट जो है, देवेंद्र सिंह राणा की बेटी भी कैंडिडेट की दौड़ में है। इसी तरह से जुगल किशोर का भाई है नंद किशोर, वो भी दौड़ में है। हर्षदेव सिंह भी है, कांग्रेस भी है, एनसी है। इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? पहली चीज़ यह है कि जब तक इलेक्शन कैंडिडेट का फैसला नहीं होता है, हर एक आदमी कैंडिडेट है। छोटे से छोटा आदमी भी अपने आप को कैंडिडेट बना के पेश कर सकता है, लेकिन जब पार्टी फैसला करेगी तो कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा। जब बड़गाम की सीट की बात करें तो बीजेपी कहती है कि वहाँ पे हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, तो वहाँ बड़गाम की सीट पर किस तरह से आप देखते हैं? क्या एनसी अकेले लड़ेगी जब बाकी कांग्रेस के साथ? नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, बिल्कुल डट के लड़ेगी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बडगाम के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का काडर मजबूत है। जहाँ से उमर साहब जीते थे उन्होंने ही वो सीट छोड़ी है। किसी को ये वहम नहीं होना चाहिए। बाकी छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं पार्टी के अंदर, कोई मसला नहीं। तो आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या ये दोनों सीटें जीतेंगे कि जहाँ एक सीट पर ही दावा करेंगे? किससे, कौन सी बाई इलेक्शन? और बड़गाम की जो हम दोनों सीटों के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, दोनों सीटों में लड़ेगी। तो मतलब जीत पक्की है आपकी? देखिए, बाकी तो कम से कम ये मैं कह सकता हूँ कि वोटर जज है, लोग बेस्ट जज हैं। जहाँ तक हमने लड़ना, हमारे पास काडर है, हमारे पास जो पिछला रिकॉर्ड है वोटिंग का वो है। उस बेस पे अगर कहें तो यस। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट जी। तो जिस तरह से बीजेपी आए दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये क्लेम करती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 11 महीने में जो वादे किए थे लोगों से, उसमें कोई कुछ काम नहीं किया, इसको किस तरह से देखते? मैं आपको बताता हूं कि 11 महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। बीजेपी ने, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों के सारे जो पोस्टें थी वो फ्रीज करके दी। 2030 तक मुझे पता लगा कि 2030 तक उनको फ्रीज कर दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको डीफ्रीज करके टीचर्स की पोस्टें एडवर्टाइज़ की, नर्सिंग्स की जो पोस्टें थी वो एडवर्टाइज़ कर दी हैं। इसी तरह डॉक्टर्स की पोस्टें एडवर्टाइज़ की हैं। अस्पताल है मगर डॉक्टर नहीं है, स्कूल है मगर टीचर नहीं है। तो इसलिए सारी चीज़ें जो हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्हीं 11 महीनों में किया है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी वाले अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो बताएं, इसको लूटने में, जो जम्मू कश्मीर को लूटने में बीजेपी ने काम किया उसका हिसाब तो बताएं। जी जी। जम्मू कश्मीर में कौन सी कसर छोड़ी उन्होंने? यहाँ के मिनरल्स को लूटा उन्होंने। यहाँ के बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बहस हो सकती है। मैं यहाँ से नहीं करूँगा, असेंबली में बहस करेंगे लोग। उसका आने वाली असेंबली में बाकायदा तौर पर डिस्कशन होगा, उस पर वहाँ जवाब देंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमको लोगों ने मैंडेट दिया है 5 साल का। इस साल में हम जो कुछ कर पाए हैं, आगे जो बजट आएगा उसमें करेंगे। और एक और चीज़, जब एलजी साहब का बजट था तो 1,17,000 करोड़ का था, और जब चुनी हुई गवर्नमेंट है तो वो घटा दिया गया। हालांकि प्राइस इंडेक्स के हिसाब से तो बढ़ना चाहिए था। ये सारी चीज़ें जो है डिबेट होंगी। डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी की सिक्योरिटी को विड्रॉ कर लिया, क्या इसके पीछे क्या कारण है? क्यों, क्या मतलब कि एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब कि डिप्टी सीएम भी एक काफ़ी बड़ी पोस्ट पे होती है, उसके जो सिक्योरिटी विड्रॉ करना, क्या कोई बौखलाहट है? मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन आ गई एलजी साहब को। एलजी साहब को ऐसा करना नहीं चाहिए था। बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बीजेपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट तक लोगों को सिक्योरिटी दी है, जो बाकी पार्टियों के लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और सुरेंद्र चौधरी जी की, अगर वो सुरेंद्र चौधरी जी बोलते हैं और उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ किए, तो मैं सुरेंद्र चौधरी जी को मशवरा दूंगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी रब है। और ये जो पुलिस के सहारे हम चलते नहीं हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी चलेंगे आगे। और इनकी फ्रस्ट्रेशन सामने आ गई है। धन्यवाद सर, शुक्रिया। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच।